तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में वेरियस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक है, तो अलग अलग रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग लिख करके देखते हैं कि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है। तो हेडिंग लगाते हैं। क्या हेडिंग है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वेरियस रिएक्शन। तो अलग अलग रिएक्शंस के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है लिखना सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, है ना। एक आपको बताया था, एक होता है जिस पर बात करते हैं हम लोग एट कंसंट्रेशन पर, जिसको बोलते हैं केसी, और दूसरा पार्शियल प्रेशर पर, जिसको क्या बोलते हैं केपी। तो दो बताया था, केसी और केपी दो तरीके के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं। आज हम लोग इक्वेशन के लिए केपी और केसी लिखेंगे। ठीक है, अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे, उसके लिए केपी और केसी लिख करके देखेंगे। तो जैसे कि कोई इक्वेशन लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। जैसे लिखा हुआ है H2 प्लस I2 गिव्स HI, ये इक्वेशन है। और H2 जो है गैसियस फॉर्म में है, आयोडीन भी गैसियस फॉर्म में है, HI भी गैसियस फॉर्म में है। इस इक्वेशन का केसी लिखना है। याद करो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई इक्वेशन गैसियस फॉर्म में होगी तो उसका हम लोग केसी लिखेंगे कि केपी लिखेंगे? दोनों लिख सकते हैं, केसी भी लिख सकते हैं और केपी भी लिख सकते हैं। तो पहले इसका हम लोग केसी लिखते हैं। केसी मैंने आपको क्या बताया था कैसे लिखते हैं? मैंने बताया केसी लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे बताया। यानी कि ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट और नीचे क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट। तो लिख लो कंसंट्रेशन, यानी इस ब्रैकेट को कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ अच्छा, इसको बैलेंस कर लेते हैं एक बार, पहले बैलेंस होना चाहिए। दो हाइड्रोजन दो आयोडीन, तो इसको भी क्या कर दो, टू कर दो। ये जो टू आगे वाला नंबर होता है कहाँ चला जाता है? पावर में चला जाता है। ठीक है, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसको पावर में ले जाता है। डिवाइड में, अब यहाँ तो कुछ है नहीं, आगे वन है तो वन का कुछ मतलब नहीं है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ I2। केसी लिख दिया, केसी लिख दिया भाई, इस इक्वेशन का केसी हो गया। ठीक है, कंसंट्रेशन में केसी लिखते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे बोले कि केपी लिख करके दिखाओ, तो कैसे आप बताओगे? केपी कैसे लिखोगे? तो केपी के लिए मैंने बोला था ब्रैकेट नहीं यूज करते हैं, केपी के लिए हम लोग पी यूज करते हैं सिंबल। ठीक है, हाँ। तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे पी और HI, और ये जो आगे लिखा है कहाँ भेज देंगे? पावर में। फिर इसके लिए लिखेंगे पी H2, फिर इंटू पी और I2, तो ये हो जाएगा केपी। ठीक है, तो इस तरीके से देख लो, केसी और केपी लिखते हैं, जल्दी से लिख लो। फिर एक इक्वेशन हम आपको देखते हैं देते हैं, आप लोग लिख करके दिखाओ। ठीक है, लिख करके दिखाओ भाई, इक्वेशन आपको देते हैं। ECl5 गैस, और फिर क्या है ECl3 गैस, Cl2 गैस। चलो बताओ, इसके लिए केपी कैसे लिख करके दिखाओ। क्या होगा भाई इसके लिए भी? तो इसके लिए केसी क्या होगा? तो केसी लिख दो, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ PCl3। फिर यहाँ पर दो है तो दूसरा आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। केसी आ गया। केपी लिख दो इसके लिए, केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। नोट करो, जैसा कि बात करते हैं N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। चलो इसका लिख करके दिखाओ, गैस गैस गैस। इसके बाद में और देते हैं हम SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, बैलेंस करके देते हैं आपको। इसका लिख करके दिखाओ, दोनों का हो गया। चलो इधर देखते हैं हम लोग, इसके लिए लिखते हैं केसी। तो केसी क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ दिस NH3, कंसंट्रेशन ऑफ N2
कंसंट्रेशन ऑफ H2 क्या पावर 3। इसके बाद में Kp कैसे लिखेंगे, Kp लिखेंगे इसके लिए कैसे लिखेंगे बताओ, ऑफ NH3 स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्या क्यूब। इसलिए लिख लेंगे हम लोग Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ SO3 स्क्वायर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ SO2 स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ O2। Kp लिख लेंगे Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 कप 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ, ठीक है। इस तरीके से लिख लेते, देख लो लिख लिया Kp लिख करके, ठीक है। जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन लिख करके ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आया है। देखो ये क्वेश्चन CaCO3, इसके लिए Kp Kc पूछा था, क्या होगा CaCO3 जब हम इसको तोड़ते हैं तो टूट जाता है CO, ये देखो सॉलिड लिखा हुआ है, सॉलिड सॉलिड, और प्लस CO2 गैस। इसके लिए लिखो Kc Kp। तो अगर इसके लिए हम लोग Kc लिखेंगे तो Kc लिखेंगे Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ CaO, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3। लेकिन एक बात याद रखो, मैंने आपको बताया है कि अगर कोई क्वेश्चन गैस फॉर्म में होती है तभी उसके लिए, गैस हो या एक्वस फॉर्म में हो तभी कैसे लिखते हैं। उसी के नीचे मैंने एक लाइन आपको लिख करके दिखाई दी सॉलिड के लिए, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, नहीं जो सॉलिड की एक्टिविटी होती है, ये एक्टिविटी वो 1 होती है। क्या होती है 1 लिखा है था, प्योर सॉलिड या फिर लिक्विड, उसकी एक्टिविटी क्या होती है 1 होती है। तो ये सॉलिड था यार, और ये भी सॉलिड है, तो इसको 1 कर दो, क्या कर दो 1, ये 1 हो जाएगा। तो 1 का कुछ मतलब नहीं है, यानी आप लिख सकते हो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ, अब ये क्वेश्चन आया था भाई, जिस ऑप्शन में ये था वो करेक्ट, ठीक है। जिसने ध्यान से पढ़ा तो उसने किया भाई सही, ठीक है। हाँ तो केसेस के लिए CO2 हो जाएगा। क्या Kp लिख सकते हैं बोले सिचुएशन के लिए, हाँ तो गैस है तो Kp भी लिख सकते हैं, गैस सॉलिड के लिए तो 1 हो जाएगा, तो Kp क्या हो जाएगा, बस CO2 लिख दो, बाकी चीजें तो 1 हो जाएंगी। तो 1 वाला लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आप इसको लिख दो CO2 हो जाएगा, तो देख लो, ठीक है। तो सॉलिड कभी भी आए तो सॉलिड को आप 1 कर दिया करो वहीं पर, उसी इक्वेशन में ऊपर ही 1 करो, जिससे लिखना ही ना पड़े, ठीक है। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए लिख करके दिखाया, ठीक है। आप वहीं पर 1 कर दिया करो, 1 हो जाएगा तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, केवल गैस लिखना है बस। एक और क्वेश्चन और है, एसिटिक एसिड है CH3COH जो कि एक्वस है, इसको H2O लिक्विड के अंदर डाल दिया गया है, और ये बन गया CH3CO माइनस एक्वस और प्लस H3O प्लस एक्वस। इसके लिए Kc Kp लिख करके दिखाओ, ठीक है। ये एक्वस लिखा हुआ है AQ एक्वस, इसके लिए आपको Kc और Kp लिखना है। तो देखो अब ये क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया है कि अगर एक्वस है तो उसके लिए Kc लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। गैस के लिए भी लिख सकते हैं, एक्वस के लिए भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आप Kc लिख सकते हो। Kc लिख, Kc होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है लिख लो CH3CO माइनस फिर H3O प्लस डिवाइड बाय क्या होगा CH3COH और कंसंट्रेशन ऑफ H2O। लेकिन H2O को 1 कंसीडर करना है क्योंकि H2O प्योर लिक्विड है। क्या लिखा है, हाँ देखो लिक्विड, समझे। तो मैंने बोला है कि अगर कोई चीज प्योर फॉर्म में होगी तो उसको क्या कंसीडर करोगे 1 कंसीडर करोगे, ठीक है। मतलब अगर दो चीजों को मिक्स करके कुछ किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, और उसमें एक प्योरेस्ट फॉर्म आ गई लिक्विड, बाकी सब देखो एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में, एक्वस, यानी ये मिक्सचर है। तो जब कभी कोई मिक्सचर है, मिक्सचर चल रहा है, उसके अंदर कोई एक प्योर आ गया तो उसको 1 मानते हैं, मतलब वो मान करके चलते हैं कि ये सॉल्वेंट है। क्या मान करके चलते हैं, सॉल्वेंट। आप ऐसा समझो सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट तरीके से काम कर रहा है, वाटर है, वाटर में हमने एसिड डाल दिया तो वो एक्वस बन जाता है। क्या बन जाता है, एक्वस, यानी वाटर सॉल्वेंट।
अब जैसे आपसे बोला जाए वाटर और एसिटिक एसिड, इन दोनों में सॉल्वेंट कौन है? वाटर सॉल्वेंट, यानी वाटर के अंदर हम एसिड को डिसॉल्व कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो वाटर, अच्छा कोई अगर सॉल्वेंट होता है तो ज़्यादा होता है कम होता है? हाँ, हाँ, ठीक है। पानी को एसिड में क्या है, हम लोग नहीं डालते हैं, एसिड को पानी में डालते हैं। ठीक है, हाँ। हम्म, बात एक नहीं होती, है ना? हाँ, बात एक नहीं होती, बात बहुत खतरनाक हो जाती, विस्फोट हो जाएगा। एसिड मान लो, ये तो मान लो वीक एसिड है। मान लो आपके पास है H2SO4 कंसनट्रेटेड, या कोई भी H2SO4 HCl HNO3, ठीक है, तो नाम ही है उसका एसिड। समझे? अगर एसिड की इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, अगर उसके ऊपर पानी डालोगे तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। समझे? इतनी फास्ट रिएक्शन होगी, क्योंकि एसिड और पानी के अंदर भी जो एसिड डाला जाता है तो 2 से 3 ड्रॉप, समझे, 2 से 3 ड्रॉप काफ़ी हो गया, वाटर एसिडिक हो जाता है। समझे? तो कभी भी क्या होता है, हम लोग कि एक्सप्लोजन ना हो, ये ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, एसिड को वाटर में डालते हैं। एसिड को किस में डालते हैं? वाटर में, पानी में। समझे? जैसे एक गिलास में नींबू है, नींबू निचोड़ करके रख लिया, और एक गिलास में वाटर है, हाँ, वाटर। तो अब एक गिलास में वाटर, एक गिलास में नींबू है, तो आप लोग क्या, मतलब आप क्या देखते हो जनरली, नींबू को वाटर में डालते हैं कि पूरा नींबू उठा करके वाटर में डाल देते हैं? नींबू को पानी में डालते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत, अगर शरबत बनाना, थोड़ा सा नींबू लिया, पानी में डाल दिया, काम ओके हो गया ना। तो अगर पानी को नींबू डालेंगे तो पूरा तो एक उसका टेस्ट ही खत्म हो जाएगा, ऐसा टेस्ट हो जाएगा, पी भी नहीं सकते उसको। समझे? पी भी नहीं सकते। तो भाई आप क्या है, नींबू को पानी में पूरा नहीं डाल दोगे एक गिलास, समझे? हाँ, आप क्या करोगे, उसको इसमें डालते हो। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग ये करते हैं कि वाटर होता है, और वाटर में क्या करते हैं, एसिड डालते हैं, और एसिड ज़्यादा नहीं डाल सकते, मैंने बोला ना, बहुत कम। जैसे आप कभी सुनते होगे या पढ़ते होगे, लिखा रहता है डाइल्यूट एसिड, लिखा रहता है कि नहीं? डाइल्यूट एसिड का मतलब है उसके अंदर 90% वाटर है और 10% एसिड। हाँ, हाँ, तभी वो डाइल्यूट एसिड। समझे? अगर उसके अंदर आप भाई क्या किए, वाटर एक लिखा रहता है कंसनट्रेटेड एसिड, क्या लिखा रहता है, यानी उसके अंदर वाटर क्या है, बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उसका अमाउंट क्या है, एसिड का मैक्सिमम अमाउंट होता है। और जो भी चीज़ हम लोग लैब में बनाते हैं, डाइल्यूट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कंसनट्रेटेड पहले से ही बन करके आता है, फैक्ट्री से नहीं बना सकते। समझे? हाँ, मतलब वहाँ पर अगर बनाओगे भी तो काफ़ी अच्छा, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, तभी कर सकते हो। लैब में जो आपको एसिड बनाने दिया जाता है कि जाओ एसिड बना करके रख दो, एसिड खत्म हो गया। अरे जैसे लैब में हम लोग थे तो कहते थे कि भाई जाओ एसिड खत्म हो गया, जा करके एसिड बना करके रख दो, तो बहुत मज़ा आता था। अब हम लोग जाते थे, भाई एसिड बनाना है, H2SO4 बनाना है, सर ने दिया है, वाटर लेते थे, हाँ, 8 से 10 ml होना चाहिए एसिड, ठीक है, 8 से 10 ml एसिड वाटर लेते थे, धीरे 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 करना, धीरे धीरे, ये नहीं कि 10 ml तुरंत पूरा डाल दो, बुक कर, वो तब भी होगा, धीरे धीरे, ड्रॉप बाई ड्रॉप, ड्रॉप बाई ड्रॉप, ड्रॉप। कभी कभी वो होता था, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते थे, एसिड को श्रिंक करते थे और उसमें दबा दबा करके डालते थे, ड्रॉप बाई ड्रॉप, ड्रॉपर से। समझे? तो ये करते थे धीरे धीरे। तो क्या है, इस तरीके से हम लोग बनाते थे डाइल्यूट एसिड। तो याद रखना, कभी भी अगर कोई का ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी है, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, कि अगर कभी भी आपसे बोला जाए कि हम एसिड में वाटर डालते हैं कि वाटर में एसिड, एसिड के अंदर वाटर को डालते हैं कि वाटर के अंदर एसिड को डालते हैं, तो आप क्या बोलोगे? वाटर के अंदर एसिड को डालते हैं, ड्रॉप बाई ड्रॉप। कैसे? ड्रॉप बाई ड्रॉप, ठीक है, और लगातार स्टिर करते जाते हैं। स्टिर मतलब हिलाते भी जाते हैं, हिलाओगे नहीं वो जाकर के नीचे बैठ जाएगा, उसी समय हिलाओगे तभी वो डिजॉल्व होगा। समझे? वाटर के अंदर नहीं, नीचे जाकर के क्या हो जाएगा, बैठ जाता है, हाईवी होता है। समझे? तो चलो पूछ लिया, इसलिए मैंने बता दिया। तो यहाँ पर ये वाटर जो सॉल्वेंट यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, सॉल्वेंट, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। ये मान लो पूरा रूम जो है पानी से भरा हुआ है, अब इसके अंदर हमने 100 ग्राम CH3OH डाला, कितना, 100 ग्राम। तो जो CH3OH डाला 100 ग्राम, तो ये सोल्यूशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, वाटर के अंदर कोई चीज मिलाते हो तो सोल्यूशन बन जाता है कि नहीं बन जाता है? तो इस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एक्वस, क्या बोलते हैं, एक्वस। अब जब ये एक्वस है, जब इसके साथ इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, एसिड हमेशा H+ देता है, क्या देता है, वो H+ H2O लेकर के चला जाएगा, क्या बन जाएगा, H3O+, एक्वस। और यहाँ से H+ निकल गया, H+ निकल गया तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया, माइनस, ये भी क्या रहेगा, एक्वस। यानी वाटर जो यूज हो रहा है एज ए सॉल्वेंट,
अगर मान लो वाटर के हमने 100 मोल लिए, 1000 मोल लिए थे कितने, और इसका 1 मोल था, तो वाटर का कितना मोल इससे रिएक्ट करेगा? भाई ये 1 था, और वाटर बहुत ज्यादा, मैंने बोला पूरा रूम, तो वाटर बहुत ज्यादा था, और इसका 1 मोल है, तो वाटर का 1 मोल ही तो रिएक्ट करेगा यार। अरे अगर इसका 1 है तो इसका भी तो कितना होगा, 1 होगा। यानी 1000 में से 1 मोल रिएक्ट किया, यानी कितने बच गए, 999 लेफ्ट, बच गए। तो इतने ज्यादा इसके मोल बच जाते हैं, यानी इसको कहते हैं कि वाटर जो है सॉल्वेंट तरीके से काम किया, यानी एज कांस्टेंट रहा। कैसा रहा, कांस्टेंट, यानी इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जब किसी चीज में कुछ भी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसको 1 मान करके चलते हैं। क्या मान करके चलते हैं, 1। जैसे ऐसा बोलेगा समुंदर, एक बकेट बाल्टी, समुंदर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, एक बकेट बाल्टी से 1 बूंद पानी निकाल लो, कितना पानी कम होगा? क्या बोलोगे, कांस्टेंट। क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं फर्क। वैसे ही है, इसका अगर 1 मोल रिएक्ट किया तो भाई अभी भी कितना है, हाँ, तो इसको हम कांस्टेंट कर दिए, क्या कर दिए, कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या हो जाता है, 1, इसीलिए इसको 1 लिया जाता है। ठीक है, हाँ, इसलिए कभी भी अगर प्योर लिक्विड फॉर्म आए और उसके इधर एक्वस लिखी हो, तो समझ जाओ वो सॉल्वेंट यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, उसको हमेशा कांस्टेंट लेकर के चलना है। क्या लेकर के चलना है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट में लिखने की जरूरत नहीं, इसको नहीं लिखना। इसका बताओ लिख करके। अच्छा बताओ, केपी, ये तो केसी लिखा, केपी क्या होगा? तो एक्वस के लिए हम लोग केपी नहीं लिखते। केपी किसके लिए लिखते हैं, गैस, गैस के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग केपी नहीं लिखते हैं। हाँ, सॉलिड के लिए भी 1 होता है केपी। ठीक है, केपी केसी सॉलिड का 1 होता है, और इसके लिए लिख ही नहीं सकते। एक्वस के लिए केपी नहीं लिखते, केपी केवल गैस के लिए लिखा जाता है, ओनली फॉर गैस, याद रखो दिमाग में। इस इक्वेशन का लिख करके दिखाओ, केसी केपी, केसी क्या रहे, ये एस्टर है। जब एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से होती है तो एस्टर बनता है, वाटर निकल जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। CH3CO, C2H5, दूसरे ब्रैकेट में H2O डिवाइड बाय, बताओ, COH और C2H5OH। ठीक है, ये इसमें वाटर को क्या 1 करते हैं, बोलो। अरे क्यों 1 कर दे भाई, ये सॉल्वेंट नहीं है, एक्वस है। अब अगर लिक्विड होता तब 1 करते हैं, प्योर का, अब तो ये तो सोल्यूशन बन चुका है, अब नहीं 1 करेंगे। और केपी क्या है नहीं लिख सकते, नोट करो। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जेई मेंस में भी आए हैं क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन भी जेई मेंस में आया है। जल्दी से लिख डालो। मान लो ऐसा लिखा हुआ है, CH3CO, C2H5H2O, एक्वस, लिक्विड, रिएक्शन हुई, बना CH3COH, एक्वस प्लस C2H5OH, एक्वस। इसके लिए बताओ केसी एंड केपी, के नीचे लिखते हैं। तो ये सब अलग अलग तरीके का मैंने आपको दिखा दिया। CH3, चलो, CH3CO, CH3 लिक्विड प्लस H2O लिक्विड, और CH3COH लिक्विड प्लस CH3OH। इसके लिए बताओ केसी और केपी, दो इक्वेशन। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, जेई में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ऊपर वाला तो आया ही, पहले मैंने बताया है, और नीट में भी आया है। ठीक है, तो आप देख लो ये, देखो यहाँ पर
यहाँ पर अगर देखा जाए तो केसी हम लोग लिखेंगे, और वाटर लिक्विड है एज अ सॉल्वेंट, इसको क्या कंसीडर करेंगे 1, क्योंकि बाकी सब एक्वस में है, यानी सब इसी के अंदर डाल करके तो ठीक है सोल्यूशन बने हुए हैं। तो हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, CH3COH एसिटिक एसिड, फिर अल्कोहल C2H5OH एथेनॉल, डिवाइड बाय एस्टर CH3COO C2H5, H2O नहीं लिखेंगे, हो गया केसी। एक ऑप्शन होगा उसमें H2O भी लिखा होगा, वो आप नहीं करेक्ट करना, समझे, ये वाला जहाँ दिखेगा ये करेक्ट कर देना। केपी नहीं, केपी डज नॉट डिफाइंड, केपी इस इक्वेशन के लिए डिफाइंड नहीं है। अब यहाँ पर जब लिखेंगे इसके लिए केसी, तो बहुत स्टूडेंट क्या कर देंगे, कहेंगे प्योर लिक्विड है इसको 1 कर देंगे, 1 1 1 1 1। बट 1 हम लोग तब करते हैं जब कोई एक सॉल्वेंट होता है और उसके अंदर बाकी चीज़ों को डिजोल्व करके सोल्यूशन बनाया जाता है, तो वहाँ यूज होता है वो एज अ सॉल्वेंट, एज अ कॉन्स्टेंट। लेकिन यहाँ पर सब सॉल्वेंट तरीके से यूज हो रहे हैं, आप कह नहीं सकते कि कौन सॉल्वेंट, क्या ये सॉल्वेंट है, आप नहीं कह सकते। हो सकता है ये सॉल्वेंट हो ये ना हो सकता है ये हो, और तो आप नहीं कह सकते। तो इसके लिए आपको पूरी इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कोई एक अगर लिक्विड होता पूरी इक्वेशन में तो उसको कांस्टेंट मानते, लेकिन अगर पूरी इक्वेशन ही लिक्विड बन गई तब आप 1 नहीं मानोगे, तब आप पूरी इक्वेशन को लिखोगे और लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ CH3। मैंने बोला जेई में आया तो भाई अहम है, ठीक है, और CH3OH इस तरीके से। अब नहीं गलती होगी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो, ठीक है, तो आपको पूरा लिख देना है। अगर पूरी इक्वेशन ही हो जाए लिक्विड तब वहां पर आपको कुछ नहीं करना है। अगर पूरी इक्वेशन में कोई एक लिक्विड होता तब कांस्टेंट कर देना, कैसे हो जाए। केपी तब भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्या है लिक्विड, केपी केवल गैस के लिए डिफाइंड, किसके लिए, गैस के लिए, है ना। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि केसी केपी कैसे लिखा जाता है, ठीक है, अलग अलग इक्वेशन के लिए, गैस के लिए, या अगर कभी गैस है सॉलिड है, या कभी क्या है एक्वस है लिक्विड है, या एक्वस एक्वस है, या लिक्विड पूरा ही क्या है लिक्विड है, तो उसके लिए हम लोग केसी केपी कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको देख लो सही से, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन केपी और केसी, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी में क्या रिलेशन है, केपी और केसी में क्या रिलेशन होती है, और हम लोग क्या देखें, तो बहुत क्वेश्चन आते हैं इस रिलेशन के ऊपर, है ना। नीट का तो ये फेवरेट है, ठीक है। हाँ, अभी मतलब लेटेस्ट अगर देखो 2024 तो क्वेश्चन आया, हर 2 साल में, मतलब ये उसको बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसा नहीं है, जेई मेंस में भी बहुत आते हैं। अगर जेई मेंस के मान लो 8 सेट होते हैं, जैसे कि अभी जेई मेंस का पेपर चल रहा है ना, ठीक है, तो चल रहे हैं, तो अगर मान लो उसके 3 दिन पेपर होते हैं, एक दिन में उसके 4 सेट 8 सेट होते हैं, ठीक है, तो अगर आप देखो तो एक सेट कम से कम 3 सेट में आपको इस रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, जा करके देख लें, ठीक है, जरूर आता है इसके ऊपर क्वेश्चन। ये रिलेशन है क्या, अब कभी नहीं भूलना, केपी इज इक्वल टू केसी RT की पावर डेल NG, ये है रिलेशन, डेल NG, डेल्टा एन सब पता चलेगा अभी, देख लो, केपी इज इक्वल टू केसी RT की पावर डेल्टा NG लिखा हुआ है, ये रिलेशन है। बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि कंफ्यूजन ये होती कभी कभी कि केसी इज इक्वल टू केपी है कि केपी इज इक्वल टू केसी, समझे, कभी कभी इसमें फंस जाओगे ना, मतलब केसी था कि केपी था, पहले क्या था, केपी इज इक्वल टू केसी था कि केसी इज इक्वल टू केपी था, ठीक है, ये तो याद कर लोगे। तो याद रखना पहले केपी है, क्या है केपी, फिर क्या है केसी, हाँ, तो पहले आपको केपी लिखना है, प्रेशर फिर कंसंट्रेशन, प्रेशर फिर कंसंट्रेशन, ठीक है। पीसी याद रखो, केपी से क्या याद रखो, पी, और आप कभी भी सब्जेक्ट पढ़ते हो क्या आता, पहले फिजिक्स फिर, याद हो जाएगा, अब याद रहेगा ना, पहले क्या था फिजिक्स फिर केमिस्ट्री, तो पहले क्या होगा केपी और फिर केसी, याद रखना। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं केपी है क्या, आप लोग पहले भी जान चुके हो, यह है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ पर, एट कंसंट्रेशन, नहीं 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 नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, केसी कर दो, एट कंसंट्रेशन। केपी क्या है, केपी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एट पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। पढ़ते रहना, घर पे जाकर के रिवीजन करते रहना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे,
हमें क्या चल रहा था, KPKC, समझे? हाँ, इसलिए एवरी डे का रिवीजन नहीं करोगे तो कभी, और रिवीजन करोगे तो बहुत आसान लगेगा चैप्टर, ये हो जाएगा। आर क्या होता है बेटा? आर होता है गैस कांस्टेंट, याद रखना, गैस कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। आर की वैल्यू होती है, ये वैल्यू याद करना है आपको, तुरंत रट लो, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, ये यूनिट है इसकी। वैल्यू याद कर लो, तुरंत रट लो, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल। हाँ, यूनिट याद रखो। कोई अगर आपसे बोले कि आर की यूनिट बताओ, तो आर की यूनिट क्या है? एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, ठीक है। हाँ, ये यूनिट निकाल भी सकते हो आप ये क्वेश्चन जानते हो, आइडियल गैस इक्वेशन याद रखो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। कोई गैस आइडियल है तो वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन। अब सिलेबस में नहीं है तो हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ते हैं इसको, लेकिन एक क्वेश्चन याद रखो, कोई भी गैस आइडियल है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी। पीवी इज इक्वल टू, यहाँ से आर निकालो, आर आर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, हम यूनिट निकालना आपको सिखा रहे हैं। आर क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू एन टी डिवाइड में भेज दो, तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी की यूनिट होती है प्रेशर, प्रेशर होता है एटीएम, बोलो। वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लीटर, डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ मोल, और टेम्परेचर किसमें? केल्विन, तो यूनिट क्या आ गई? पर मोल, आर की यूनिट वही लिखा है, ठीक है। और ये वैल्यू होती है। फिर बता दें टी क्या है? टी है टेम्परेचर, और टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लेना है, क्योंकि आर के अंदर केल्विन है, तो टेम्परेचर भी किसमें लेना है? केल्विन में, केल्विन में लेना है। डेल एनजी क्या है भाई? डेल एनजी, डेल एनजी है सम ऑफ, सम ऑफ, सम ऑफ गैसियस, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ किसके? रिएक्टेंट्स, ये है डेल एनजी, इसको कहते हैं डेल एनजी। तो डेल एनजी क्या है देख लो, सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, यानी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम डायरेक्ट बोले तो क्या बोल सकते हैं जल्दी से? डेल एनजी क्या है? डेल एनजी है, मोल्स को एन से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? एन, यानी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, बस। हाँ, सम ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, हाँ बोल रहे सुना करो, सम ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? डेल एनजी इज इक्वल टू एनपी माइनस एनआर। सम के लिए समेशन का साइन भी आप यूज कर सकते हो, ये वाला जानते हो इस साइन का मतलब? इसका मतलब क्या होता है? सम, कितने प्रोडक्ट है, 1 2 3 4 5, सबके मोल्स को क्या कर दो? ऐड कर दो, हाँ, तो ये समेशन का साइन, याद रखना, निकल जाएगा डेल एनजी। सारी चीजें देख लो, मैंने बता दी है, रिलेशन केपीकेसी में क्या होती है, इस रिलेशन से ही आप कर सकते हो, ठीक है, इस रिलेशन से ही आप कर सकते हो। देखो है एनपी माइनस एनआर, आगे ये साइन लगा दो जो लगा हुआ, समेशन प्रोडक्ट के जितने भी मोल उनको सम करना, इसका मतलब ये होता है। इस साइन का मतलब देखो क्या होता है भाई, इस साइन का मतलब क्या होता है? मान लो बहुत से प्रोडक्ट हैं, तो आप उनका सबका सम कर दो, N1 प्लस N2 प्लस N3, सबका सम, फिर माइनस N4 प्लस N5, समझे कि नहीं? N6, तो ये सब सम जो है, या कभी कोई चीज़ सम में लिखी जाती है तो उसके लिए साइन लगाया जाता है, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट लिखोगे तो डायरेक्ट का मतलब हो जाएगा कि हम केवल एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक प्रोडक्ट का मोल, और इससे होगा तो ऑल, जितने भी रिएक्शन के प्रोडक्ट है उनके मोल, ठीक है, इसका ये मतलब होता है टोटल, टोटल। अब देखो हम 2 4 क्वेश्चन आपको बताते हैं डेल एनजी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डेल एनजी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हम लोग 2 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो भाई, इंपॉर्टेंट, मान लो ये क्वेश्चन लिखी हुई यार,
PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस और PCl5 गैस। क्वेश्चन आ गया, इसके लिए डेल एन की वैल्यू बताओ। डेल एन जी, चलो कोई दिक्कत नहीं, भी बता देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अब अंडर स्टूड है, समेसन का साइन लगा, समेसन लगा हुआ, ठीक है, हाँ बार बार लगा नहीं, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है, देखो प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट क्या है, इसके आगे जो लिखा होता है इसको मोल कंसिडर करेंगे। तो वन वन और प्रोडक्ट में कितने मोल हैं, वन, माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं, वन प्लस वन, टोटल कितने हो गए, तो टू, यानी क्या आ गया, यानी डेल एन जी की वैल्यू क्या आ गई, जी का मतलब होता है गैस के मोल लेने, किसके, सॉलिड के नहीं लेना, लिक्विड के नहीं लेना, केवल किसके लोगे, गैस के, इसीलिए जी लिखा रहता है। डेल एन मतलब चेंज इन मोल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेड, ठीक है। डेल वही लगाते हैं ना जहाँ डिफरेंस देखा जाता है, डिफरेंस में ही तो डेल लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मोल निकाल सकते हो। दो चार क्वेश्चन हम आपको देते हैं, देखते हैं, देखो करके दिखाओ। SO3 gives 2SO2 plus O2। ये जरूर ध्यान देना कभी रिएक्शन में कि गैस है कि सॉलिड है, लिक्विड है, ये इंपॉर्टेंट होता है। N2 plus 3H2 gives 2NH3। CO3 CaO प्लस CO। डेल एन जी निकालो इनका, डेल एन जी, हाँ निकालो। ये CaO लिखा, CaO तो चेक करते हैं, चेक करो। तो भाई डेल एन जी क्या होगा, यहाँ पर देखो इसके 2 मोल्स हैं प्रोडक्ट के, इसके कितना है, टोटल कितना हो गया 3, तो लिखो प्रोडक्ट के 3, फिर माइनस लगाओ, यहाँ क्या है 2, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, अब इसका 1 आया सही। अब यहाँ पे निकालो भाई डेल एन जी, यहाँ देखो क्या है, प्रोडक्ट में 2 है, माइनस लगाओ। अब यहाँ देखो 3 है और एक ये है, तो टोटल कितना हो गया 4, तो 2 माइनस 4 कितना हो गया -2 हो गया, समझे। अब इसमें देखो यहाँ पर मोल बताना है, इसके लिए डेल एन जी क्या होगा, तो डेल एन जी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, लेकिन सॉलिड के लिए ये डिफाइंड नहीं है, यहाँ लिखा है ये गैस, किसके मोल देखते हैं, गैस, यानी सॉलिड के नहीं लेने। और गैस क्या है CO2 है, और CO2 के कितना मोल है 1, 1 माइनस, ये भी क्या है सॉलिड, सॉलिड के मोल भाई 0, यानी सॉलिड को नहीं लेते, 0 कंसिडर करते हैं, क्या 0, तो 1 माइनस 0 क्या होगा 1, यानी कितना है